गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया था पार्लियामेंट में, तो उसकी हम कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। फाइनली जो है जितने चैप्टर्स हैं उनके कुछ हम हाइलाइट्स बना के बैठे हैं, तो वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, पहले तो समझ लो कि ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज़ की जाती है। ये स्टेट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाती है हमारी कंट्री की पास्ट ईयर की। ये हमारे को मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाती है कंट्री की। और इसको प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक डिवीजन जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको जो है कैंडर जो है सुपरविजन ऑफ अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। हर साल इसको बजट से पहले अनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम चैप्टर वाइज देखें इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स, तो रियल जीडीपी ग्रोथ कहा जा रहा है कि 6.5 से 7% के बीच में होगी। गवर्नमेंट ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.7% पर पहुंचा दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2% था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खासकर तब जब हमारी कंट्री में जो है इलेक्शन ईयर था, ठीक है। 55% जो टैक्स कलेक्ट हुआ, वो टोटल उसमें से वो 55% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से हुआ है, और रिमेनिंग 45% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो उसकी कलेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो अगर हम देखें क्रेडिट डिस्पर्सल जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से वो 20% से ग्रो हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो डबल डिजिट जो है ग्रोथ देखने को मिली है क्रेडिट में फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्टेबल कहा गया है। कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है वो 9 ईयर लो पर पहुंच चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जो है वो जूझ रहा है। उसी की वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन 6.6% रही 2023 में, और 7.5% 2024 में पहुंच गई। इसीलिए सर्वे ने कहा है कि टारगेटेड इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है ताकि फूड प्राइसेस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। अब अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर देखें तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 6 प्लेसेस इंप्रूव होकर 38 रहा 2023 में। इंडिया जो है मार्केट शेयर जो है वो गेन कर रहा है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। इंडिया टॉप रेमिटेंस कंट्री रहा है ग्लोबली, रेसिपिएंट कंट्री। इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो 18.7% ऑफ जीडीपी रहा है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को कहा गया है कि अगर 7% प्लस से ग्रो होना है तो एक ट्राईपार्टेट कॉम्पैक्ट होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इंडिया के जो एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसको जो है उसकी तारीफ़ की है, और कहा है कि इंडिया अकेली ऐसी G20 कंट्री है जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग को जो है वो रोकने के लिए जो एक्शंस चाहिए वो कर रही है। इंडिया ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है क्लाइमेट एक्शन पर। 31 मई 2024 के आंकड़े के हिसाब से शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में 45.4% पहुंच चुका है, जो कि हमारा टारगेट था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमने एनडीसी सबमिट की थी, वो हमने अचीव कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। कंट्री ने अपनी एमिशन इंटेंसिटी भी जो है 2005 के लेवल के हिसाब से 33% जो है वो 2019 में ही अचीव कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। सोशल सेक्टर के बारे में अगर हम देखें तो डिजिटाइजेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस के करने की वजह से जो है फोर्स मल्टीप्लायर रहा है। और गिनी कोएफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी का इंडिकेटर होता है वो भी डिक्लाइन हुआ है रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर दोनों के लिए। 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट हुए हैं। पोषण भी, पढ़ाई भी, विद्यांजलि स्कीम, इससे जो है एजुकेशन पर जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है। फिर इंडिया रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है R&D में भी। 1 लाख पेटेंट्स जो है वो ग्रांट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में एज़ कम्पेयर टू 25,000 पेटेंट्स जो कि 2020 में ग्रांट हुए थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है वो डिक्लाइन होकर 3.2% पर पहुंच गया है। PLFS जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसमें कहा गया है कि मोर देन 45% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, 11.4% मैन्युफैक्चरिंग में, 28.9% सर्विसेज में और 13% कंस्ट्रक्शन में। गिग वर्कफोर्स जो है आपकी वो भी कहा जा रहा है कि 2.35 करोड़ पहुंच जाएगी 2029-30 के आसपास। और इंडियन इकोनॉमी को हर साल एवरेज
78.5 लाख जॉब्स जो है वो जनरेट करने की ज़रूरत है एनुअली, ठीक है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो 4.18% से ग्रो हुआ है, ओके। अब अगर हम देखें तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पहुंच चुकी है। इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 3.7% तक का उसका शेयर रहा है ग्लोबल मार्केट शेयर में, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल जीवीए है वो प्री पैंडमिक लेवल पर पहुंच चुका है ऑलरेडी, 55% जो था पहले, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री ने 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स देखे 2023 में। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो $350 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी 2030 तक। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 गुना स्पीड से जो है वो हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है 2024 तक। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ हैं वो फ्लॉड हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है। वेस्टर्न अप्रोच जो है वो ओवर कंजम्पशन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही है, जो कि एक्चुअल में तो रूट कॉज है प्रॉब्लम की। इसलिए वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच जो है वो इसमें काम नहीं करेगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ्री करना पड़ेगा कि वो अपने खुद पाथ जो है वो डिसाइड कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस दे दी हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इंसेंटिव्स की, जो आपके डिस्कॉम्स को देने हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर। तो ये स्कीम है क्या? 2024 फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हाउस होल्ड्स को इंडिया में। हाउस होल्ड्स को सब्सिडी दी जाएगी कि वो अपने घर पर सोलर पैनल्स लगा सकें ऑन देयर रूफ। सब्सिडी जो है वो 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स होगी और इससे लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को अक्रॉस इंडिया जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि स्कीम जो है वो गवर्नमेंट को 75,000 करोड़ पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में जो है वो सेव करके देगी। हाउस होल्ड जो है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। हाउस होल्ड का एक घर होना चाहिए जिसके ऊपर रूफ है। वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। पहले कभी उन्होंने किसी सोलर पैनल के लिए सब्सिडी ना ली हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। डिस्कॉम्स जो है वो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी इस स्कीम के अंडर। डिस्कॉम्स जो है वो इंसेंटिव्स रिसीव करेंगी बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट कि वो उन्होंने कितने इंस्टॉलेशन की है एडिशनल ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एमएसएमई टीम इनिशिएटिव। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक सब स्कीम निकाली गई है सेंट्रल सेक्टर स्कीम रैम्प के अंडर, जिसका नाम रखा गया है एमएसएमई टीम इनिशिएटिव। तो एमएसएमई टीम इनिशिएटिव क्या है? इसमें 5 लाख एमएसएमईज़ को ऑन बोर्ड करने के लिए हेल्प किया जाएगा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उसके लिए। उसमें से कहा जा रहा है कि 2.5 लाख जो एमएसएमईज़ हैं वो विमेन ओन्ड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव इस इनिशिएटिव का ये है कि असिस्टेंस दी जाए एमएसएमईज़ को अक्रॉस द कंट्री और ये स्कीम अगले 3 साल तक मार्च 2027 तक चलेगी। अब रैम्प स्कीम क्या है? वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है जो कि इम्प्रूव करना चाहता है परफॉर्मेंस ऑफ एमएसएमईज़ इन इंडिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कई तरह के इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि एक्सेस टू मार्केट देना, क्रेडिट देना एमएसएमईज़ को, फिर सेंटर स्टेट लिंकेजेस करना, पार्टनरशिप्स करना, ग्रीनिंग करना इनकी, ठीक है। तो नेशनल एमएसएमई काउंसिल भी बनाया गया है मिनिस्ट्री द्वारा, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल बॉडी होगा रैम्प प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स भी हैं जैसे एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, जो कि एमएसएमईज़ को हेल्प कर रही है कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, उसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिलता है उनको। फिर एमएसएमई या एमएसई स्पाइस स्कीम है जिसके अंदर सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो क्रेडिट सब्सिडी के थ्रू उनको सपोर्ट दिया जाता है। फिर एमएसएमई ओडीआर स्कीम जिसके अंदर लीगल सपोर्ट जो है वो मॉडर्न आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एमएसएमईज़ उनको एड्रेस करने के लिए हेल्प किया जाता है। अब ओएनडीसी क्या है? ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि ओपन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है और ये इनेबल करेगा लोकल कॉमर्स को अक्रॉस सेगमेंट्स कि वो डिस्कवर किए जा सकें, एंगेज किए जा सकें किसी भी नेटवर्क इनेबल्ड एप्लीकेशन पर। ओएनडीसी बेसिकली कई तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करके इंटरऑपरेबल बना देता है ईच अदर से। तो जैसे कि अब आपको एग्जांपल हमने पहले दिया था कि फ़्लिपकार्ट पर अगर कोई सेलर रजिस्टर्ड है तो वो आपको अमेज़ॉन पे भी आप अमेज़ॉन से जाकर भी उससे शॉपिंग कर पाओगे। तो अगर ऑफ कोर्स फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन अगर ऑन बोर्ड होते हैं ओएनडीसी पर तो एक तरह से डेमोक्रेटाइज़ करने का ये इनिशिएटिव है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, और ये डीपीआईआईटी का इनिशिएटिव है। सेलर्स और बायर्स जो है वो डिजिटली विजिबल हो सकें उसके लिए ओएनडीसी बनाया गया है।
सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो CBAM जो कि यूरोपियन यूनियन कह रहा है लाने को, वो पेरिस एग्रीमेंट की स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या? यूरोपियन यूनियन का टैरिफ है ये कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर, ताकि एक तरह से उनका कहना है कि वो एक फेयर प्राइस देना चाहते हैं कार्बन एमिशन वाले प्रोडक्ट्स को जो कि कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक तरह से ऐसे टैरिफ्स लगाए जाएंगे कार्बन एमिशंस एम्बेडेड प्रोडक्ट्स पर, ताकि अगर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जब कोई EU की कंट्री में कोई पर्टिकुलर, जैसे समझ लो स्टील बनाया जा रहा है, तो जब स्टील बनाती है कोई कंपनी EU के अंदर, EU की ही कंपनी, तो उसको जो है वो कार्बन सर्टिफिकेट्स जो है वो परचेज़ करने पड़ते हैं, या फिर उसके कार्बन की जो है कॉस्ट देनी पड़ती है। लेकिन वो उसको इवेड करने के लिए फिर क्या करते हैं, अपना खर्चा बचाने के लिए वो इंपोर्ट कर लेते हैं उसको, ताकि बाहर जो कंट्री जैसे इंडिया से कर लिया, चाइना से कर लिया, जब वो इंपोर्ट कर लेते हैं फिर वो तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, वो तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको ऑफसेट करने के लिए EU ने ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है कि EU जो इम्पोर्टर्स हैं उनको कार्बन सर्टिफिकेट्स परचेज करने पड़ेंगे उस कार्बन प्राइस को पे करने के लिए, जितना वो पे करते अगर उन्होंने गुड्स जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए होते। तो EU के जो इम्पोर्टर्स हैं उनको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि कितने एमिशंस जो हैं वो उनके इम्पोर्ट्स में एम्बेडेड हैं। तो कंपनीज जो है कंट्रीज़ में जिनमें कि ऑलरेडी कार्बन एमिशंस को जो है टैक्स किया जाता है और EU के ही स्टैंडर्ड पर या इक्विवेलेंट पर जो है वो टैक्स किया जाता है, उनको ये CBAM सर्टिफिकेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो CBAM जो है वो 2026 से कहा जा रहा है कि लागू हो जाएगा। और CBAM जो है वो इनिशियली कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को कवर करेगा, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिपिन। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उन्होंने एक बीटा वर्जन निकाल दिया है नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड का, जो कि डिजिपिन ब्रांड के अंदर लॉन्च किया गया है। इससे जो है वो जियो लोकेशन ऑफ एड्रेसेस जो है वो क्रिएट किया जा सकेगा। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कि स्टैंडर्डाइज जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम इंडिया में लाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने IIT हैदराबाद के साथ इसमें कोलैबोरेट किया है नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड को बनाने के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट पिलर है ये जियो स्पेशल गवर्नेंस का, जिससे कि एनहेंसमेंट हो सकेगी पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, फास्टर इमरजेंसी रिस्पांस की सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को। तो डिजिपिन लेयर जो है वो एड्रेसिंग रेफरेंस सिस्टम बनाकर देगी, और ये लॉजिकली जो है वो लोकेट करने के लिए एड्रेसेस को वो हेल्प करेगा। तो फुली अवेलेबल होगा ये डेटा पब्लिक डोमेन में, और इसको इजीली एक्सेस किया जा सकेगा किसी भी द्वारा जो है वो ऑनलाइन। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंडर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देने का कल्चरल हेरिटेज ऑफ 6.5 लाख विलेजेस अक्रॉस इंडिया को। तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग है क्या? ये एक ऐसी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंट कर रही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया जा रहा है आर्टिस्ट का, आर्ट फॉर्म्स का या बाकी रिसोर्सेज का, जो कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो गैदर कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज़ बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके, इवन स्टेट्स के साथ भी कोलैबोरेट करके। तो एक ऐसी एक ऑब्जेक्टिव है इसका कि इससे हम अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं कल्चरल हेरिटेज की इंडिया के बारे में। तो कल्चरल मैपिंग की जा रही है 6.5 लाख विलेजेस की। एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इनहेबिटेड विलेजेस हैं कंट्री में 2011 के सेंसस के हिसाब से, उन सबको कवर किया जाए। तो एक मेरा गांव मेरी धरोहर वेब पोर्टल बनाई गई है डेटाबेस ऑफ द प्रोजेक्ट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, और इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट फॉर्म्स या बाकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो है उन आइडेंटिफाइड विलेजेस की प्रमोट की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 6 मेंबर स्टूडेंट टीम्स जो है वो इंडिया की, उन्होंने कंट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है आज तक का IMO 2024 में। तो ये एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है मैथमेटिक्स कंपटीशन की हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में, हर साल की जाती है ये। सबसे पहली बार 1959 में रोमानिया में हुई थी। इस साल जो है ये 65th सेशन था, और ये UK में हुआ। ये इंडिया की आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है जब से इंडिया ने शुरू किया है 1989 में इसमें पार्टिसिपेट करना।
तो इंडियन कंटिजेंट जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की, उन्होंने 4th रैंक ग्लोबली सिक्योर किया है इसमें. ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is economic survey highlights. This topic is important for your economy section. So we know that recently economic survey was tabled by the Union Finance Minister in the Parliament. So we have finally been able to compile the highlights of this survey. So first of all, we need to see what is the economic survey. So it is an annual report released by Finance Ministry, and it details the state of the art economic performance of the country in the past year, and it highlights macroeconomic figures and economic progress of our country. So this is prepared by the economic division of the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance, and it is prepared under the supervision of the Chief Economic Advisor of India. It is presented every year before the budget is announced. Okay, so if we look at the key highlights from this survey, then this survey has conservatively projected a real GDP growth of 6.5 to 7%. And finally, India has been able to uh, constrict or improve its CAD, that is current account deficit, at 0.7% of the GDP as compared to 2% last year. The 55% of the total tax collected accrued from direct taxes, and remaining 45% of the indirect taxes. So this is a very good pattern. Uh, the direct tax collection should be much higher than indirect tax one. Okay, so the credit dispersal by scheduled commercial banks stood at 164.3 lakh crore, which is about 20.2% higher than the last year. Agriculture and allied activities saw double digit growth in credit during this same year. So the survey has highlighted that inflation was stable, and core services inflation eased to a 9-year low. But of course, because agriculture sector is facing challenges due to extreme weather events, food inflation is not getting tamed. So for the survey is emphasizing that we need to go for targeted interventions to manage food prices effectively. So if we look at external sector, India's rank in the World Bank's logistics performance index has improved by 6 places this year as compared to last year, and India is gaining market share in global exports of goods and services. India is also the top remittance recipient country globally. India's external debt stands at 18.7% of the GDP this year. Okay, so Indian economy, if it needs to grow at 7% plus, then a tripartite compact between the union, state, and state government and the private sector is required. So, a report by International Finance Corporation is also recognizing India's tremendous efforts in achieving the committed climate actions. Uh, and it is highlighting that we are the only country in the G20 group which is in line with 2 degrees centigrade warming. India has made significant progress on climate action. For example, the share of our non-fossil sources in installed electricity generation capacity has already reached 45.4%, which was a commitment to be achieved by 2030. And the country has reduced the emission intensity of its GDP from 2005 levels by 33% in 2019. If we look at the social sector, then the digitization of healthcare, education, and governance has been a force multiplier for every spent rupee spent on welfare programs. So that's why Gini coefficient, which is the indicator of inequality in any country, has declined successively both for rural sector and urban sector. More than 34.7 crore Ayushman Bharat cards have been generated. Poshan Bhi Padhai Bhi Vidyanjali initiative have been very instrumental in our education sector. India is also making rapid progress in R&D with almost 1 lakh patients. 1 lakh patents granted in this year, as compared to 25,000 in financial year 2020. The unemployment rate has declined to 3.2% in 2022-2023 period. According to the periodic labor force survey data, more than 45% of the workforce is employed in agriculture, 11.4% in manufacturing, 28.9% in services, and 13% in construction. The gig workforce is expected to expand to 2.35 crore by 2029 and 2030 period, and Indian economy needs to generate an average of 78.5 lakh jobs annually until 2030. Okay, in the non-farm sector, of course. So agriculture and allied sector saw the annual growth rate of 4.1% at constant prices over the last 5 years.
India's pharmaceutical sector stands at world's third largest by volume with the valuation of $50 billion. India's electronic manufacturing sector accounts for an estimated 3.7% of the global market share in 2022. Services sector contribution to the overall GVA has now reached to the pre-pandemic level, that is about 55%. Tourism industry is facing uh, tourism industry witnessed 92 lakh foreign tourist arrivals in 2023. Indian e-commerce industry is expected to cross $350 billion by 2030. So the average price, or I'm sorry, the average pace of national highways construction increased three times in 2024 as compared to 2014, and the economic survey is not mincing words while in when it comes to criticizing the western countries for their approach in addressing or their failure to address the root cause of the problem of climate change, that is overconsumption. So the current global strategies for climate change are flawed and they are not universally applicable. That's why a one size fit approach will not work, and developing countries need to be given free hand to choose their own pathways. Okay. So the next topic is PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. This topic is important for your economy section and also your governance section. So the government has issued operational guidelines for the implementation of incentives to the discoms under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. So this is a government initiative launched in February 2024 to provide free electricity to households in India. Under the scheme, households will be provided with a subsidy to install solar panels on their roofs, and the subsidy will cover up to 40% of the cost of the solar panels. Okay, this scheme is expected to benefit 1 crore households across India, and this scheme will save the government 75,000 crores per year in electricity costs. And the what are the requirements or the eligibility criteria? The household must be an Indian citizen. He or she must own a house with a roof, and he or she must have a valid electricity connection. The he or she must not have availed any other subsidy for solar panels. So discoms have been designated as state implementation agencies, and discoms will be receiving the incentives based on their achievement in the installation of additional grid connected solar rooftop capacity. Okay. So the next topic is MSME team initiative. This topic is important for your economy section. So a sub scheme under the central sector ramp scheme has been launched recently. This is called the MSME team initiative. So this aims to assist 5 lakh MSMEs to onboard on the ONDC platform. They will be done. They will be promoted through the financial assistance which will be given to them, and it is being ensured that 2.5 lakh out of the 5 lakh would be women owned. And objective of this initiative to provide assistance to MSMEs across the country, and this scheme will be run for a period of 3 years. Okay, so what is this ramp scheme? It is a World Bank assisted program which aims to improve the performance of MSMEs in India, and it's a central sector scheme with a number of objectives like improving access to markets and credit for MSMEs, strengthening institutions and governance at the central and state levels, greening of MSMEs. So, National MSME Council has been set up by Ministry to work as an administrative and functional body of the RAMP program. So, there are sub schemes also like MSME gift scheme, which would help MSMEs to adopt green technology with interest subvention and credit guarantee support. Then there is MSC Spice scheme, which aims to support circular economy projects, which will be done through credit subsidy. Then there is MSME ODR scheme, which aims to synergize legal support with modern IT tools and artificial intelligence so to address the grievances of MSME sector. So, what is ONDC? It's a network based open protocol that enables local commerce across segments to be discovered and engaged by any network enabled application. So, this allows different e-commerce platforms to connect and interoperate with each other. This is an initiative of DPIIT, and the aim is to democratize digital or electronic commerce. So like I was telling you earlier through an example that if Amazon and Flipkart are both on ONDC, then you can assume that if a seller is registered just on Flipkart, you can purchase any product from them through Amazon also, because it is interoperable. So it enables sellers and buyers to be digitally visible. Okay, so the next topic is carbon border
adjustment mechanism. This topic is important for your environment section. So the economic survey has noted that the forthcoming carbon border adjustment mechanism mooted by the European Union is against the spirit of the Paris Agreement. So what is CBAM? It is a European Union tariff on carbon intensive products, and the purpose is to put a fair price on the carbon emitted during the production of carbon intensive goods, okay, which are entering the EU. So, by confirming that a price has been paid for the embedded carbon emissions generated in the production of certain goods imported in the EU, CBM will ensure the carbon price of imports is equivalent to the carbon price of domestic production. So, what is happening here is that um, because EU imposes costs on carbon emissions, and the producers have to pay for that cost. So what they were doing, instead of producing themselves locally, they were importing these carbon intensive products, and thereby avoiding the costs that these EU countries were otherwise imposing on them. So EU, to stop this practice, what has been initiated is that carbon border adjustment mechanism, through which EU importers will have to declare the emissions which are embedded in their imports, and they will have to buy carbon certificates corresponding to the carbon price which they would have paid in EU if they were producing those goods locally. Okay, so companies in countries which have a domestic carbon pricing regime similar to the EU will be able to export to EU without buying these certificates. Okay, so this will come into picture from 2026. Initially, it will cover several specific products like the iron and steel industry, cement, fertilizers, aluminium, electricity, and hydrogen. Okay, so the next topic is DigiPin. This topic is important for your governance section. So Department of Post has issued a beta version of National Addressing Grid under the brand name of DigiPin, which can be used to create and sense geolocation of addresses. So DigiPin is an initiative to establish a standardized geocoded addressing system in India, and Department of Post has collaborated with IIT Hyderabad for this mission. And this system will act as a strong and robust pillar of geospatial governance, which will enhance public service delivery, fast emergency response, and significant boost to logistics efficiency. This DigiPin layer will act as the addressing reference system, which can be used for logically locating addresses with directional properties. Okay. This will be made fully available in the public domain, and it can be easily accessed by everyone. Okay. So the next topic is National Mission on Cultural Mapping. This topic is important for your art and culture section. So under the National Mission on Cultural Mapping, the government has taken an initiative to provide a comprehensive overview of the cultural heritage of 6.5 lakh villages across the country. This National Mission on Cultural Mapping is a scheme administered by Ministry of Culture to provide a comprehensive database of artists, art forms, and other resources gathered from the cultural organizations in the Ministry of Culture, other ministries, and even from states. The aim is to create awareness about the strengths of our cultural heritage. Cultural mapping of 6.5 lakh villages will be done along with their geographic, demographic profiles, and creative capitals. Uh, Even a web portal has been made, and a mobile app has also been made to function as a national cultural workplace. The aim is to cover all the inhabited villages of India as per the census 2011, and the database of the project is accessible through the Mera Gaon Meri Dharohar web portal. So this will be used effectively by any government ministry or other government organization to safeguard and promote the cultural heritage of the identified villages. Okay. So the next topic is International Mathematical Olympiad. This topic is important for your international relations. So recently, six-member student teams from India have secured the country's best performance ever in the International Mathematical Olympiad 2024. So this IMO is a world championship competition for high school students held annually in a different country. It started in Romania in 1959, and this was the 65th session, which was hosted by UK. This is the best performance by an Indian in IMO since the country's debut in 1989. An Indian contingent of high school students came in fourth rank globally, securing 4 gold medals, 1 silver medal, and 1 honorable mention. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.